बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की, किसान की, और हमारी कोशिश होती है कि तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप किसानों तक पहुंचाएं ताकि हमारे गांव विकास की धारा से जुड़ सके। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। खेती किसानी में हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग फसलों के बारे में हम अपने किसानों तक विशेषज्ञों की सलाह पहुंचाएं ताकि सही बातों का वो ध्यान रखते हुए अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं आज क्या है आपके लिए खेती किसानी में। कपास नकदी फसल है जिसे हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय है जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इनकी बुआई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश होने पर ही कपास की बुआई करे। बुआई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल की सही विकास और बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है। साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी-फरवरी तक की जाती है। संकर जातियों की अक्टूबर-नवंबर से दिसंबर-जनवरी तक, जबकि बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखे कि चुनाई ओस सूखन के बाद ही करे। गीले घेटों की चुनाई ना करे। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। खेती किसानी से जुड़ी हुई हमारी ये थी आज की रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि पशुपालन हमारे किसानों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित हो सके। तो आइए जानते हैं आज क्या है हमारा पशुधन में आपके लिए विशेष। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों से या फिर मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वह उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। मोतियों की बाजार में अच्छी मांग होने के कारण इससे बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। किसान मछली पालन के साथ साथ भी सीप पालन कर सकते हैं। इसके लिए जिस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहां बांस गाड़कर और दोनों ओर से रस्सी बांधकर उस रस्सी में सीप को लटकाया जाता है और करीब 8 से 10 माह में सीप मिल जाते हैं। सीप के साथ ही मछली पालन भी चलता रहता है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीप और मछली पालन में अलग से कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। कम जगह में अधिक आय संभव। सीप पालन में काफी आसान। इसे शुरू करने में लागत कम आती है। मछली के साथ सीप पालन कर सकते हैं। सीप पालन के लिए तालाब में 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए। इस तालाब में सबसे पहले चूना डाला जाता है। इसके बाद खाद डाली जाती है जिसमें गोबर की या सूकर की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूरिया भी डालें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में पादप प्लावक होने चाहिए। इस तरह छोटे तालाबों में करीब 30 से 35 हजार सीप पाले जा सकते हैं। सीपियों के प्रकार।
लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महीने बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए होता है। इसके अलावा मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह के सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वे सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का पशुधन, जिसमें आज हमने विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। अब वक्त हुआ इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, तो आइए देखते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गांव किसान में बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गांव किसान में। चलिए बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान यानी वो किसान जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान को नई पहचान मिली और अन्य किसानों के लिए भी वो प्रेरणा बने। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कामयाब किसान की कहानी आज के हमारे कामयाब किसान में। जैविक खेती हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसमें पशुओं के अवशिष्ट से खाद बनाकर फसलों को पोषण दिया जाता रहा है। बदलते दौर में एक बार फिर जैविक खेती हमारी जरूरत बन गई है। रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां मिट्टी की सेहत को खराब किया है, वहीं इससे हमें भी कई तरह की बीमारियां मिली है। इन्हीं दुखद परिणामों का नतीजा है कि अब ज्यादातर किसान जैविक खेती को गले लगा रहे हैं। हालांकि जैविक खेती की शुरुआत में सब्र रखना होता है, क्योंकि इससे मिलने वाला फल धीरे धीरे ही सही लेकिन लंबे समय तक मिलता रहता है। खरगोन मध्य प्रदेश के किसान अविनाश सिंह करीब 8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। हालांकि उन्हें खेती करते करीब 25 साल हो गए हैं। पहले उनके खेतों में भी रसायनों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक मुलाकात ने उनकी खेती के तरीकों को बदल दिया। वो बताते हैं कि फिल्मी कलाकार जैकी श्रॉफ से हुई मुलाकात में जब जैकी श्रॉफ ने अविनाश सिंह से कहा कि आप देश सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं और आपको रसायन मुक्त खेती करनी चाहिए। जो प्रेरणा स्रोत है मिस्टर जैकी श्रॉफ, तो मुझे अच्छे लगते थे उस जमाने में, तो उनसे मिलने की तमन्ना हुई। और एक बार मैं उनसे मिलने के लिए जब मुंबई गया तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या करते हो, और मेरे मुँह से जवाब निकला कि दादा मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, किसान आदमी हूँ। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि वाह क्या काम कर रहा है, एक तो जो देश की सीमा पे जवान है और एक जो खेतों में किसान है, बस ये दो ही लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं अपनी भारत माता के लिए। तो उन्होंने एक दिन सडनली मुझे बातों बातों में कह दिया कि भाई तू जो खेती करता है तो केमिकल वाली खेती बंद कर दे और अपने खेतों में जहर डालना बंद कर दे। उस दिन से मैंने प्रण लिया और निश्चय किया कि मेरे हीरो के लिए, मेरे हीरो का संदेश पूरे देश भर में देने के लिए, मेरे भीड़ू का जो मैसेज है वो पूरे देश की जनता को देने के लिए मैंने केमिकल वाली खेती उस दिन से बंद कर दी। इसके बाद अविनाश सिंह ने निश्चय किया कि अब वो कभी अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे और तब से ही अविनाश सिंह ने जैविक खेती का दामन थाम लिया, जो आज तक जारी है। वो बताते हैं कि शुरुआत में घर में उपयोग करने के लिए जैविक रूप से सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन पैदावार में हो रहे इजाफे को देखते हुए जैविक खेती का दायरा बढ़ाया गया, जिससे परिवार के साथ साथ बाकी लोगों को भी जैविक आहार मिल सके। आज उनका खेती का ये दायरा 1 एकड़ से बढ़कर 5 एकड़ तक फैला हुआ है, जिसमें तरह तरह की सब्जियां और फसलें लगी हुई हैं। मैं अपने खेतों में सारी तरह की सब्जियां करता हूं। उसमें जो हमारी ट्रेडिशनल होती हैं या देसी जो बोलते हैं, लौकी, गिलकी, करेला, खीरा, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, पालक, मेथी, धनिया, लाल मात होता है, बालोर या सेम होती है। आजकल एक्जोटिक या जो विदेशी सब्जियों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है महानगरों में या शहरों में, तो इसके चलते ग्राहकों की डिमांड के आधार पर मैं ब्रोकली, रेड कैबेज, लेटस, पार्सले, फ्रेंच बीन्स और कलर्ड कैप्सिकम वगैरह ये भी ऑर्गेनिकली बिना पॉली हाउस के प्राकृतिक तरीके से उगाता हूँ।
लाजमी है कि जैविक खेती के लिए उसके आधार यानी गोबर और गौमूत्र की विशेष जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अविनाश पशुपालन भी करते हैं, जिससे जैविक खाद बनाने के लिए कहीं और ना भटकना पड़े। अविनाश जीरो बजट खेती पर विश्वास करते हैं, इसके लिए वो इन बातों का पालन करते हैं। उसमें जीवामृत है, घम जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है, हम मुर्गी पालन भी करते हैं, तो मुर्गियों का जो बीट होता है वो गोपालन भी है मेरे पास। ऐसी तमाम चीज़ें जो देसी तरीके से तैयार की जाती है और उसी के साथ में हम ये खेती करते हैं। आप देखेंगे मैंने अपने खेत के चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे तैयार किए हुए हैं। इन पेड़ पौधों का जैविक खेती में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके साथ भी इनमें विभिन्न प्रकार के जो फल लगते हैं उनको खाने के लिए जो पक्षी आते हैं, वो पक्षियों का कलरव चारों तरफ आपको सुबह से लेकर रात तक मिलता है और वही पक्षी हमारे फसलों में लगने वाले कीटों को भी नियंत्रण करते हैं। अविनाश अपने खेतों में पारंपरिक खेती के साथ साथ विदेशी सब्जियों की खेती करते हैं, वो भी बिना पॉली हाउस के। वो बताते हैं कि बाजार में उनकी उगाई सब्जियों की अच्छी मांग रहती है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी जैविक सब्जियां भाने लगी और उत्पादन के साथ ही मांग भी बढ़ती गई। इसके अलावा अविनाश सोशल मीडिया का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से उपभोक्ता के घर तक जैविक सब्जियां पहुंचाई जाती है। देखिए साहब, खर्च सामान्य अगर आप देखेंगे कि केमिकल वाली खेती से जैविक या प्राकृतिक जो खेती आप कहेंगे उसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा लगता है। देसी बीजों के लगाने के कारण थोड़ा सा उसमें उत्पादन भी कम आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। संकर बीजों की तुलना में जो देसी वैरायटियों में स्वाद और पौष्टिकता होती है, उसके चलते हमें संकर जो हमारा उत्पाद होता है उससे देसी उत्पाद की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलती है। यहाँ तक कि 15 से 25% तक का भी हमें एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाता है और ये चीज़ें मंडी में नहीं बिकती साहब। जैविक फसलें जितनी प्रकृति के लिए फायदेमंद है, उतनी ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैविक खेती भविष्य की खेती है, जो लंबे समय तक लाभ ही लाभ देगी। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान की दास्तां। आशा करते हैं कि इस कहानी को देखकर आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख जरूर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप हमसे YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को देखें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। गांव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।